दोस्तों, आज की मेरी कहानी है एक प्रसिद्ध लेखक की, जिनका नाम है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी, उन्हें कोई पहचान की ज़रूरत नहीं, आप सभी उन्हें जानते ही हैं। उन्हीं की एक नाटक की कहानी जो आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। वैसे तो उनकी नई कई कहानियाँ हैं और कई नाटक है। आज मैं उनमें से एक नाटक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बस आप सब कल्पना कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी भी बजा दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपका समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है कफन। दो अनोखे बाप बेटे की और इस समाज की रंगीन बनावट की तो प्रस्तुत है कहानी के पहले भाग की। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी। प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घिस्सू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम घिसू। एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना काम चोर था कि आधा घंटे काम करता तो 2 घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़े से अपनी नंगता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आस न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घिसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव की सुपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्ह पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घिसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से वो यह औरत आई थी, उसने इस खानदान के व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरत का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई थी, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य नहीं करने को बुलाता तो निर्लज्ज भाव से 2 गुने मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घिसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है। उसकी चुड़ैल का फिसाद हो गया। और क्या हो, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह
कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर तुझसे लजाएगी नहीं और मुझसे लजाएगी नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूंगा, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान के ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसान से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुश्ती मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तसल्ली तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरहता से दूसरे लोग कोई फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिलका जल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगार को मुंह में रखकर से ज़्यादा खैरियत इसमें थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंड करने के लिए काफ़ी समय थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल रहे थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ जहाँ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया गया, मगर परोसने वालों हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुगंधित कचौड़ियाँ डालते थे। मन माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखेंगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पक्का था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो गए, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर कुंडलियाँ मारे पड़े हो, और बुधिया अभी तक कहर रही थी।
दोस्तों, कहानी का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बुधिया के साथ क्या होगा? क्या वो मर जाएगी या फिर बच्चे को जन्म देगी? जानने के लिए बने रहें मेरे चैनल खुशनुमा समय पर। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।